गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हम लोगों ने जो है स्टैटिस्टिक्स का स्कोप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें नेचर्स, उसके लिमिटेशन सब कुछ शामिल था। आज हम लोग का लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको आज शुरू करते हैं। ये क्या होता है, छोटा सा टॉपिक होगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होगी, छोटा सा टॉपिक। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आपका फर्स्ट चैप्टर। और मैंने जो कुछ आपको पढ़ाया है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अपनी जो भी आप कॉपी बनाएंगे उसमें सब कुछ नोट करते रहेंगे। जब भी कॉपी चेकिंग होगी उसको हम लोग इसको चेकिंग करेंगे। ठीक है, अपना नोट्स बनाते हैं साथ साथ। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। देखिए, प्रोफेसर टिपेट के अनुसार जो है वो ये कह रहे हैं, अ डे माइट कम व्हेन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स in the universe will go out of the control of economic theorians and come under the control of statistical workshops. इनका मतलब, और in the same manner as the department of physics and chemistry have come under the control of experimental laboratories. जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में थ्योरी वर्क कम होता है और एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरीज़ में काम ज़्यादा होता है। कहते नहीं है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो आपने क्या केमिस्ट्री पढ़ी। ऐसे ही आने वाले टाइम में इकोनॉमिक्स की थ्योरी जो है वो कम होती जाएगी, और जो स्टैटिकल वर्कशॉप्स लगेंगी उसमें ही स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होगी। उनके कहने का मतलब ये है, धीरे धीरे जो भी हम लोग थ्योरीज पढ़ते हैं या थ्योरेटिकल वर्क करते हैं वो कम होता जाएगा और स्टैटिकल वर्कशॉप शुरू हो जाएंगी। जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में थ्योरी वर्क कम होता है और एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरीज़ में जो काम होता है वो ज़्यादा होता है। ऐसे ही इसमें इसकी इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ती जा रही है आज की डेट में स्टैटिस्टिक्स की इसकी अब धीरे धीरे स्टैटिकल वर्कशॉप्स लगना शुरू हो जाएंगी। अब शुरू करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस होती है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखिए, हम सब लोग जानते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आता है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी रेट, या फिर पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, उसमें कितने लोग एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितने जेंट्स हैं, कितने लेडीज़ हैं। ये सब बारे में जो भी इनकी बारे में जानकारी लेते हैं उन्हें वो ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, जैसे कंसीडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो भी जैसे वो मैंने बताया ना, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गई, जो भी चीज़ है इन सब की क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे इन सब के बारे में, वो इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जो भी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनका हम क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। स्टैटिस्टिक्स हम सब जानते हैं हमेशा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में ही बात करता है, न्यूमेरिकल डेटा में बात करता है। कभी भी हम लिखित फॉर्म में जो भी हम होता है डेटा, उससे हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं लेते हैं। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसकी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे उसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस इसमें है इंटरसेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन्स। देखो, इंटरसेक्टरल कंपेरिजन क्या होता है। इंटरसेक्टरल कंपेरिजन का मतलब होता है जो भी हम एक दो सेक्टर्स के बीच में जो कंपेरिजन करेंगे उसे कहेंगे इंटरसेक्टरल कंपेरिजन। देखिए, फ्रॉम इंटरसेक्टरल कंपेरिजन वी मीन कंपेरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अलग अलग सेक्टर्स, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स की जब हम कंपेरिजन करेंगे आपस में उसे कहेंगे इंटरसेक्टरल कंपेरिजन। जैसे मान लीजिए एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, और एक है इंडस्ट्रियल। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से कितना प्रॉफिट हो रहा है, दोनों का जो कंपेयर करेंगे कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, किस सेक्टर से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ की, कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, कितने लेबर की कॉस्ट कम आ रही है, किसमें ज़्यादा आ रही है। इन सब चीज़ों का जब डाटा हम कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके जरिए कंपेरिजन करेंगे। ये इकोनॉमी का एक अलग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है। दोनों सेक्टर अलग अलग हैं, दोनों का काम अलग अलग है। ये इंडस्ट्रियल है, ये एग्रीकल्चर है, ये खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, ये बाकी चीज़ों से जुड़ा।
तो जब इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे कि ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है, इस सेक्टर से कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कंट्री की, ये सेक्टर कितना इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना योगदान दे रहा है, इन सब के जब इन दोनों सेक्टर्स का आपस में कंपेरिजन करते हैं, जब दो सेक्टर्स को आपस में कंपेयर किया जाता है तो कहते हैं इंटर सेक्टर कंपेरिजन। और इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन क्या होता है? इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम। मतलब मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन तो हर साल बढ़ती है, कम होती, जो भी हो रहा हो, चाहे पॉपुलेशन बढ़े चाहे कम हो, उससे फ़र्क नहीं है। जब वो साल दर साल हर साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तब उसे कहते हैं इंटर टेम्पोरल। मान लीजिए आज हम लोग 2015 में पॉपुलेशन थी 1 करोड़, ठीक है, 2016 में हो गई वो 2 करोड़। तो हर पॉपुलेशन बढ़ी, साल दर साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं ओवर टाइम मतलब जो हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, उसकी जो इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो कहते हैं इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन। समझ गए? इंटर सेक्टर मतलब दो सेक्टर्स के बीच में कंपेरिजन, और इंटर टेम्पोरल मतलब जो भी टाइम टू टाइम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। आज कितना ग्रोथ रेट था कंट्री का, कल कितना ग्रोथ रेट होगा, इस साल कितना ग्रोथ रेट था, अगले साल कितना ग्रोथ रेट होगा, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन। अब थर्ड पॉइंट है वर्किंग आउट कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप्स। मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है वो आप जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसका एनालाइज करने के बाद उसका क्या कॉज पड़ेगा, क्या कॉज होगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके जो भी आपने स्टडी करी है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में, आने वाले उस पर रिलेशनशिप्स पे, दूसरे सेक्टर्स के आपस में एक दूसरे के रिलेशनशिप में, कंट्री की रिलेशनशिप में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में भी इसमें स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत काफ़ी अच्छे समझाता है। आप कोई मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स ये भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है इसमें कि मान लीजिए आप कोई डाटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, ठीक है, कोई किसी कंक्लूजन पे पहुँचे और मान लीजिए बीच में आपसे कोई गलती हो गई, तो स्टैटिस्टिक्स आपकी वो गलती भी बताता है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फोर्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स। क्या मतलब हुआ इसका? इकोनॉमिक थ्योरीज, देखिए हम सब जानते हैं स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो स्टैटिकल डाटा पे बिलीव करता है। जो भी स्टैटिकल डाटा मिलेगा, मतलब जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा मिलेगा उसके बारे में जब जानकारी हम कलेक्ट करेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में जो डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो हम उसका जो एनालाइज करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे उसे हम इकोनॉमिक थ्योरीज कहेंगे। मतलब मान लीजिए डिमांड बढ़ती है, देखिए डिमांड कब बढ़ेगी? जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होगी तभी डिमांड बढ़ेगी। मान लीजिए आपने आप 15,000 का फ़ोन ले रहे हैं, ठीक है, लेने गए, आपको लगता है कि महंगा बहुत है, जब उसकी प्राइस कम होगी तब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ना। मान लीजिए आज 15,000 का फ़ोन है, वो फ़ोन तो वो 10 पीस बिकते हैं उसके, कल वही फ़ोन जो है वो 12,000 में बिक रहा है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसकी प्राइस मान लीजिए आज वो 15,000 का बिक रहा है, 2 दिन बाद वो 12,000 का बिकेगा। तो जब 15,000 का बिक रहा था 10 फ़ोन भी बिक रहे थे, आज 12,000 का है तो उसके 50 फ़ोन बिकेंगे, डिमांड बढ़ेगी उस चीज़ की। समझ रहे हैं? जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, जब प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होती है। तो यही इकोनॉमिक थ्योरीज के अंदर आता है, इकोनॉमिक मॉडल यही होता है कि देखिए मोर परचेज व्हेन प्राइस फॉल, जब प्राइस फॉल होगी तो परचेज बढ़ेगी, जब प्राइस कम होगी तो परचेज बढ़ेगी, और जब प्राइस ज़्यादा होगी तो परचेज घटेगी। यही इकोनॉमिक थ्योरीज के अंदर आता है। फोर्थ, ये भी इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। फिफ्थ है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब सब लोग समझते होंगे, फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मतलब जो भी हम बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, देखिए मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो एक बिज़नेस शुरू करने वाला है, उसने सोचा मैं एक बिज़नेस करूँगा कपड़े का, क्लोथ का, तो वो अपने आसपास में जो लोग कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं पहले उनकी स्टडी भी तो करेगा, एक फोरकास्टिंग अपने दिमाग में सेट करेगा, भविष्यवाणी अपने दिमाग में कुछ ना कुछ पहले से सेट करेगा कि मुझे कितनी कैपिटल लगानी है उस बिज़नेस में, कितना लेबर लगाना है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, दुकान जो मैं खोलूँगा या बिज़नेस में खोलूँगा या फैक्ट्री में खोलूँगा वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितना उसमें मैं कैपिटल लगाऊँ ताकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। इन सब के बारे में जब वो स्टडी करेगा उसके बाद ही मान लीजिए
उसने ये स्टडी किया कि एक वही बिजनेस के जो एक ने जब खोला तो उसने 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, दूसरे ने उसमें 5 लाख की कैपिटल लगाई, प्रॉफिट दोनों का सेम हो रहा है। तो वो ये एक नतीजे पहुंचेगा कि चलिए इसने 5 लाख लगाई, इसने 10 लाख लगाई, किसी ने 2 लाख लगाया, किसी ने 15 लाख लगाई, तो एन एवरेज मुझे 8 लाख की कैपिटल लगानी है। अब वो 8 लाख की कैपिटल लगाएगा, उसने सोचा, फोरकास्टिंग कर ली ना दिमाग में, मैंने ये जो चीज़ें करनी है। फोरकास्टिंग में भविष्यवाणी पहले से ही सोच लेना कि मुझे क्या चीज़ करना है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। ये बिजनेस के ये अभी सब हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं। ये भविष्यवाणी वो भविष्यवाणी मत समझिएगा जो पंडित जी करते हैं, वो वाली भविष्यवाणी नहीं है। ये भविष्यवाणी है सिर्फ इकोनॉमिक फोरकास्टिंग के बारे में, जो हम लोग बिजनेस के नज़रिए से करेंगे, उस फोरकास्टिंग को कहेंगे इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। ठीक, ये भी एक इम्पॉर्टेंस है, ये बहुत ज़रूरी है स्टैटिस्टिक्स की। जब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, जब इकोनॉमिक की बात करते हैं तो फोरकास्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद होता है 6th पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। जब फोरकास्टिंग कर लेंगे आप, फोरकास्टिंग कर ली, उसके बाद एक आप उसकी पॉलिसी बनाएंगे उसके बिहाफ पे, फोरकास्टिंग के बिहाफ में कि क्या करना है, कैसे उसमें पॉलिसी हमें लगानी है, कितने लोग रखने हैं, कैसे क्या काम होगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कैसा रॉ मटेरियल लगाना होगा, उसकी पॉलिसी बनाएंगे एक। तो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ भी बहुत ज़रूरी है। जो स्टैटिस्टिक्स जो है, जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं, मान लीजिए डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद आपको पॉलिसी बनाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो पॉलिसीज़ बनाने के लिए स्टैटिस्टिकल डाटा ज़रूरी है। आपने स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद उसका एनालाइज़ किया, कंक्लूजन पे पहुँचे, देखा कि हाँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आपने वो सामान रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदा और आपने बिजनेस शुरू किया। तो पॉलिसीज़ का मतलब होता है जब फोरकास्टिंग करने के बाद पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकें। तो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ हो गया एक पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंस है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस, जहाँ पे आके दो चीज़ें मिलती हैं। एक पॉइंट होता है जहाँ पे दो चीज़ें आके मिल जाती हैं, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। बैलेंस बन जाता है, एक बैलेंस बन जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस। देखिए सबसे बड़ी बात अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखिए, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम वो होता है जब कोई भी प्रोड्यूसर या बिजनेसमैन को अपना जो उसने प्रोडक्शन किया है उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, और कंज्यूमर जो उस गुड्स को जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है उस गुड्स को ख़रीदता है, पैसा खर्च करता है, उसे उस चीज़ का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आके मिलते हैं वहाँ पे उस पॉइंट को कहते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। जैसे मान लीजिए ये किसी बिजनेसमैन ने एक प्रॉफिट बनाया, वो एक गुड्स बनाया, ये बिजनेसमैन है, ये एक कंज्यूमर है। ठीक है, बिजनेसमैन ने एक गुड्स बनाया और उसे मार्केट में भेज दिया, और उसने डिसाइड किया मुझे यहाँ पे आके मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। जब इसकी सेल इतनी हो जाती है तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। यही कंज्यूमर ने पैसे खर्च करके यहाँ पे जब उसने कहा मुझे जब ये सामान 100 रुपये का मैं खरीद सकता हूँ, मुझे इससे ज़्यादा का नहीं खरीदना है, उसे ये सामान 100 रुपये का मिल गया। बिजनेसमैन को वो 100 रुपये जो मिले हैं उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आके मिल गए इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। जहाँ पे ये पॉइंट आके मिलता है उसे कहते हैं, जहाँ पे दोनों का बैलेंस हो गया, जहाँ पे बिजनेसमैन को मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया और जहाँ पे कंज्यूमर को वो पैसे खर्च करके उस प्रोडक्ट का फुल मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया, उसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इसे कहते हैं जहाँ पे बिजनेसमैन को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए अपने प्रोडक्ट का, और कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए जो उसने प्रोडक्ट ख़रीदा है उसका, तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपका फर्स्ट चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, और बाकी की जो एक्सरसाइज वगैरह आप बुक खरीदिए वाली, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। बाकी इसमें जो भी मैंने कवर किया है सब कुछ इसमें हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ परेशानी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। थैंक यू क्लास।